तो चले संक्षेपण का एक नमूना देखें। एक नौजवान ने देखा कि एक बूढ़ा अपने बुढ़ापे में आम की गुठलियाँ बो रहा है। पूछने पर उसको मालूम हुआ कि आने वाली पीढ़ी के लिए बो रहा है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी द्वारा बोई गुठली का फल बूढ़े ने खाया था। इसी तरह अपनी भाषा में आशय ग्रहण करके आशयों को क्रमबद्ध करके उचित शीर्षक देकर आप लिख सकते हैं। ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംക്ഷേപൺ എഴുതുന്നതെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ? ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? तो बताइए, कौन ज़मीन खोद रहा था? जी, एक बूढ़ा आदमी। ठीक है, उस समय वहाँ कौन आया? एक नौजवान। बूढ़ा आदमी क्या बो रहा था? जी अच्छा, आम की गुठलियाँ। फिर हमारे पूर्वजों की मनोवृत्ति कैसी थी? अपने स्वार्थी जीवन से ऊंचे उठकर दूसरों को सुख एवं आनंद पहुंचाने की मनोवृत्ति। इसी तरह परोपकार और दूसरों की मदद करने वाली एक अन्य घटना की ओर चले। एक वृद्ध संभ्रांत महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। वे खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ चीज़ बाहर फेंकती जा रही थी। संभ्रांत महिला माने रेस्पेक्टेड वुमन, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ। सफ़र का मतलब है यात्रा। एक महिला रेलगाड़ी की खिड़की से कुछ चीज़ें बाहर फेंक रही थी। एक सहयात्री ने यह देखकर उससे पूछा कि क्या फेंक रही है? जी बताइए, रेलगाड़ी से कौन सफ़र कर रही थी? संभ्रांत महिला। महिला क्या कर रही थी? कुछ चीज़ें बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री ने जो ये देख रहा था पूछा, ये आप क्या कर रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फलों और फूलों के बीज हैं। महिला क्या फेंक रही थी? सुंदर फूलों और फलों के बीज। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर झट पकड़ लेंगे तो लोगों का इससे कुछ फायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूँ या ना गुजरूँ, इसलिए क्यों न मैं इस संधि का उपयोग कर लूँ। उम्मीद का मतलब है प्रतीक्षा, फ़ायदा, नेटम, बेनिफिट। महिला ने जवाब दिया कि ये कुछ फूलों और फलों के बीज हैं। अगर इनमें से कुछ भी झट पकड़ लेंगे तो लोगों को इससे कुछ फायदा होगा। ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മനോഹരമായ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകും, മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ। हमें उचित समय पर उचित निर्णय लेना आवश्यक है। जो भी करना चाहते हो ठीक समय पर करें। दूसरों की भलाई करने का हर एक मौका हम पूरी उम्मीद से करें तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, महिला किस उम्मीद से बीज फेंक रही हैं? बीज में से कुछ जड़ पकड़ ले तो लोगों का फायदा होगा। अच्छा, एक बार फिर, रेलगाड़ी में बैठकर महिला यात्री क्या फेंक रही थी? जी ज़रूर, सुंदर फूलों और फलों के बीज। आजकल के ज़माने की रुपए और शिलिंग वाले स्वार्थी तहजीब के बावजूद दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं
इसलिए तो दुनिया रहने लायक बनी है। भौतिकवाद और भोग विलास की हाय हाय से परे रहने वाले निस्वार्थी और आदर्श प्रिय लोग न होते तो हम कब के रसातल को पहुंच गए होते। तहजीब का मतलब है कल्चर, संस्कार। आजकल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसे स्वार्थी जीवन में इस तरह के अच्छे और सच्चे लोगों के कारण ही दुनिया रहने लायक बने हैं। अच्छा बताओ, दुनिया रहने लायक बनी है कैसे? ठीक ही कहा आपने, निस्वार्थ लोगों के कारण दुनिया रहने लायक बनी है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस ज़माने के अंधकार में भी आनंद की फुलझड़ियों से प्रकाश फैलाते रहते हैं, जिन्हें देखकर हम मानव जाति के भविष्य पर श्रद्धा और विश्वास कर सकते हैं। श्रद्धा का मतलब है रेस्पेक्ट, बहुमानम। ज़रा बताइए, हमारे जीवन में कौन प्रकाश फैलाते रहते हैं? जी, निस्वार्थ लोग। ऐसे अच्छे मानव को देखकर हम भविष्य पर क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं? मानव के भविष्य पर श्रद्धा और विश्वास कर सकते हैं। इस स्वार्थ भरी दुनिया में इस तरह के निस्वार्थ लोगों के कारण ही अंधकार भरे जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलता रहता है। भविष्य के बारे में सोचकर आनंद एवं आदर का भाव होता है। तो ठीक है, दुनिया रहने लायक कैसे बनी? स्वार्थ और लालच से भरी इस दुनिया में कुछ लोग स्वार्थता और लालच से दूर रहकर दूसरों की भलाई के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, इसलिए दुनिया रहने लायक बनी है। മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതിലൂടെ നമ്മളും സന്തോഷമായി ജീവിക്കുക, ഇതാണ് ഈ നിസ്വാർത്ഥമായ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। सहानुभूति एवं निस्वार्थता के बारे में हमने चर्चा की थी। इस तरह एक अन्य घटना की ओर ध्यान दें। अमेरिका के प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक सुंदर बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उसे उन्होंने $20 दिए। मदद का मतलब है हेल्प, सहायम, मांगना, आवश्यപ്പെടുക। एक बार प्रेसिडेंट के सामने एक गरीब विद्यार्थी पढ़ाई के लिए मदद मांगकर आया और आपने $20 भी दिए। अच्छा बताइए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास कौन आया? ठीक है, एक गरीब विद्यार्थी आया। प्रेसिडेंट ने कितने डॉलर दिए? जी ज़रूर, $20। वे तो ये छोटी रकम देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को न भूला। जब उसके दिन भिरे तब ये $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास गया। रकम का मतलब है अमाउंट, तुगा। वर्षों बाद विद्यार्थी पैसे वापस देने उनके पास आए तो उन्होंने पैसे अपने पास रखने को कहा और अन्य ज़रूरतमंदों को देने का उपदेश भी दिया। അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഒരു ദരിദ്രനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ പഠനച്ചെലവ് നൽകി സഹായിച്ചു. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥി ആ തുക മടക്കി നൽകാൻ പ്രസിഡന്റിനെ അടുത്തെത്തി. प्रेसिडेंट ने कहा, मुझे याद तो नहीं है कि मैंने ये रकम आपको कब दी, लेकिन खैर आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे ये दे दीजिए। प्रेसिडेंट ने क्या कहा? किसी ज़रूरतमंदों को देने को कहा। ज़रूरतमंद का मतलब क्या है? नीडी, आवश्यकार।
प्रेसिडेंट वह रकम भूल चुके थे, फिर भी उन्होंने ये उपदेश देकर लौटाया कि ज़रूरतमंदों को दे दें। प्रेसिडेंट ने क्या उपदेश दिया? जी, समय आने पर ज़रूरतमंदों को देने का उपदेश दिया। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कितनी अच्छी बात है ना। कहा जाता है कि अमेरिका में आज भी ये विश्वास चलता रहता है, वह रकम गरीबों के हाथों से घूमता फिरता रहता है। कितनी महनीय बात है ना। ये सच हो या विश्वास, फिर भी बात तो सुंदर है और महत्वपूर्ण भी। കാര്യം സത്യമായാലും വിശ്വാസമായാലും മഹനീയമായൊരു സന്ദേശമാണ് ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. रुपया कमाना सबके हाथ की बात नहीं है, न शिक्षा पाकर डिग्रियां हासिल करना सबकी पहुंच में है, लेकिन हम सब चाहें तो आनंद और सुख की रेशमियां बिखेर कर दुनिया के दुख को कुछ न कुछ हल्का ज़रूर कर सकते हैं, और जिन लोगों से हमारा संबंध है उनके जीवन में कुछ न कुछ प्रसन्नता तो ज़रूर ही ला सकते हैं. बिखेरना का मतलब है टू स्प्रेड, परतुगा. हासिल करना, नेडुगा, टू अचीव. पैसा कमाना, उच्च डिग्रियां हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन दूसरों की मदद करना, खुशी प्रदान करना, सहारा बनना आसान काम है. रुपया कमाना और डिग्रियां हासिल करना ये सब शायद सबके बस की बात नहीं, लेकिन हम सब चाहें तो क्या कर सकते हैं? दूसरों के दुख कम कर सकते हैं. लड़ाई, गरीबी, महंगाई और गुलामी से हमारा जीवन तो वैसे ही मुसीबतों से भरा पड़ा है, फिर भी हम उसमें कुछ सुख और आह्लाद फैलाकर जिंदगी की लड़ाई को सहने लायक और जीवन को जीने लायक तो बना ही सकते हैं, बशर्ते उसका ज़रा ख्याल रखें. लड़ाई का मतलब है युद्ध. मुसीबत माने प्रॉब्लम, इश्यूज. महंगाई, विलक्कयറ്റം, डेयरनेस. हमारे जीवन में क्या क्या मुसीबतें हैं? लड़ाई, गरीबी, महंगाई आदि. जिंदगी की लड़ाई लड़ने लायक और जीवन को जीने लायक कैसे बना सकते हैं? जी ज़रूर. दूसरों के जीवन में सुख एवं ആഹ്ലാദം ഫൈലാക്കർ, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും സന്തോഷവും നിറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജീവിതമാകുന്ന യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ടെൻഷൻസ്, परेशानी सब दूर कर सकते हैं. हमारे जीवन में परेशानियां ज़रूर है, लेकिन दूसरों से अच्छी बातें करने से, खुशी प्रदान करने से ज़िंदगी रहने लायक और जीने लायक बन जाती है. अच्छा, हमारे जीवन में क्या क्या मुसीबतें हैं? लड़ाई, गरीबी, महंगाई आदि. जिंदगी की लड़ाई लड़ने लायक और जीवन को जीने लायक कैसे बना सकते हैं? जी ज़रूर. दूसरों के जीवन में सुख एवं आह्लाद फैलाकर. काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसका नतीजा और तो हम फ़ौरन देख सकेंगे. अगर जादू की तरह असर न हुआ तो फिर कहिए. नतीजा का मतलब है रिजल्ट, फलम. दूसरों को खुश करना आसान काम है. ज़रा श्रम से हम उन्हें ज़्यादा आनंद दे सकते हैं. उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन भी शायद आएगा. जी, एक बार फिर प्रेसिडेंट के पास कौन आया? एक गरीब विद्यार्थी. प्रेसिडेंट ने उसे कितने डॉलर दिए? $20. जी ज़रूर. रकम लौटाने आए विद्यार्थी से प्रेसिडेंट ने क्या कहा? जी, पैसा अपने पास रखकर ज़रूरतमंदों को देने को कहा. दूसरों के दुख दूर करने से हमें
क्या मिलता है? आप ही ठीक ही कहा, हमें सुख एवं शांति का अनुभव होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अपने काम से एक बार मुंबई जा रहा था। लड़ाई के कारण कंपनी ने गाड़ियों की संख्या कम कर दी थी, इसलिए भीड़ खूब रहती थी। टिकट लेने के लिए बाकायदा चीना चपटी होती थी। खिड़की के पास भीड़ लगी हुई थी। बाकायदा का मतलब है रेगुलरली, സാധാരണയായി. ചീന ചപ്പട്ടി തിരക്ക് കൂട്ടൽ, തട്ടിപ്പറിക്കൽ. लेखक एक बार मुंबई जा रहा था। लड़ाई के कारण गाड़ियाँ कम थी। टिकट लेने के लिए लोगों की भीड़ थी। लोग संघर्ष करने लगे और आपस में टिकट बाबू के खिलाफ बातें करने लगे। अच्छा बताइए, लेखक कहाँ जा रहा था? ठीक है, मुंबई। तो भीड़ खूब रहती थी, क्यों? गाड़ियों की संख्या कम होने के कारण, गाड़ियों की संख्या कम होने के कारण भीड़ लगती थी। टिकट बाबू बेचारे परेशानी से टिकट बनाते जाते थे, लेकिन उस छोटी सी खिड़की में न जाने कितने हाथ खुश रहे थे और न जाने कितनी आवाज़ें आ रही थी। 2 टिकट अमरावती, बाबू 3.5 अकोला, जल्दी देना। अरे गाड़ी तो छूटी जा रही है, बाबू नासिक का 1 टिकट। लोगों की भीड़ अधिक थी, वे परेशान करते रहे। छोटी सी खिड़की से हाथ खुसकर अलग अलग जगहों का नाम कहकर टिकट लेने के लिए तंग करते रहे। ठहरो ठहरो, टिकट बाबू कहते जा रहे थे और पसीना पोंछते पोंछते एक एक आदमी को निपटाते जा रहे थे। और उधर गाड़ी आने का वक्त हो रहा था। लोगों का धीरज छूटने लगा। पसीना का मतलब है वियर्प, वक्त, समय। टिकट बाबू इसकी परवाह न करके अपना काम कर रहे थे। तो बताओ, लोगों का धीरज छूटने लगा क्यों? क्योंकि गाड़ी आने का समय हो रहा था। तानाकशी शुरू हुई। अरे भैया, दक्षिणा चढ़ाओ, तब जल्दी टिकट मिलेगा। एक बोले, बड़ी इनएफिशिएंसी है, एक सूट पहने हुए साहब ने फरमाया। हम स्टेशन मास्टर से शिकायत करें, तीसरे ने धमकाया। तानेकशी का मतलब है कुछ न कुछ कहना, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുക. शिकायत, परादी, कंप्लेंट. धमकी का मतलब है भीषणी, थ्रेट. लोग उन्हें नाकामयाब कहकर शिकायत करते रहे. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. लेकिन टिकट बाबू इन बातों को सुना अनसुना करके अपना काम करते रहे। कभी कभी नाराज़ हो जाते तो अपनी नाराज़ी जो ताने कस रहे थे उन्हें टिकट देर से देकर निकालने की कोशिश करने लगे। नाराज़ का मतलब है आंगर, कोशिश, श्रम। लेकिन टिकट बाबू ने क्या किया? लोगों की शिकायत अनसुना करके अपना काम करता रहा। तंग करने वालों पर नाराज़ होकर देर करके टिकट देने की कोशिश भी की। लेखक ये सब देख रहा था। अच्छा, टिकट बाबू बातों को अनसुना करके क्या करते रहे? जी ज़रूर, अपना काम करते रहे। लोगों की परेशानी बढ़ने पर टिकट बाबू ने क्या किया? उन्हें देर से टिकट देने की कोशिश करने लगा. അവർക്ക് വളരെ വൈകി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു തന്നോട് പരാതിപ്പെടുന്നവരോട്. मैं पास ही खड़ा था, टिकट लेना बाकी ही था. मैंने अपने पास के मुसाफिरों से धीरे से कहा, ज़रा ठहरिए भाई साहब,
देखिए बेचारा बाबू कितना फंस रहा है। मुसाफिर का मतलब है यात्री, पैसेंजर्स। लेखक ने अपने पास खड़े यात्रियों से ज़रा ठहरने को कहा और बाबू की परेशानियों का जिक्र भी किया। लड़ाई के कारण सब कहीं दुविधा हैं। यहाँ भी इसलिए कुछ मुसीबतें हैं। തൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരോട് ഓഫീസറുടെ ടെൻഷനെക്കുറിച്ചും യുദ്ധം മൂലം സാധാരണക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും ലേഖകൻ സംസാരിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചു. इस लड़ाई ने रेलवे कर्मचारियों पर तो बेहद काम का बोझ डाल दिया है, जिसमें छोटे छोटे क्लर्कों का तो मारण है. कर्मचारी माने उद्योगस्थ. युद्ध के कारण सभी कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ता था, इसलिए सब कहीं लोग शोर मचाते रहे. अच्छा बताइए, रेलवे कर्मचारियों का काम का बोझ अधिक था, क्यों? जी ज़रूर, लड़ाई के कारण काम का बोझ अधिक था. उस गरीब टिकट बाबू पर इन शब्दों का अजीब असर पड़ा. कुछ पूछिए मत बाबू साहब, उसने सिर से टोपी उतारते हुए कहा. ऐसी पिसाई हो रही है कि हिसाब नहीं. अजीब का मतलब है विचित्रമായ, स्ट्रेंज. हिसाब कणक. लेखक ने टिकट बाबू की परेशानी समझकर उससे कुछ बातें की. इसका असर उसके दिल पर पड़ गया. साथ साथ उसकी झलक उसके काम में भी दिखाई देने लगी. लेखक का सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार टिकट बाबू पर नया उत्साह और जोश भरने में कामयाब निकला. ലേഖകൻ്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഓഫീസറുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായതായി തോന്നി. तो ज़रा बताइए, टिकट बाबू पर लेखक के शब्दों का क्या असर पड़ा? वह आराम से सांस लेकर काम करने लगा. कंपनी से स्टाफ बैठाने के लिए कहा तो ना में जवाब आया. महंगाई भत्ते के लिए दरख्वास्त दी तो कहते हैं विचार करेंगे. बड़ी मुसीबत है. खैर, आपको कहाँ जाना है बाबू साहब? असर, इफेक्ट, स्वाधीनम. दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, अपेक्षा. महंगाई भत्ത, ഡയർനെസ് അലവൻസ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെ ക്ഷാമ ഭത്ത എന്ന് പറയും. स्टाफ बैठाने की बात कंपनी से कहते समय ना जवाब मिला. अगर अलावेंस के बारे में पूछें तो कुछ आशाजनक उत्तर भी नहीं मिला. इसलिए ऑफिसर्स बहुत परेशानी में हैं. मुझे उसने फ़ौरन टिकट दे दिया और उसी हो हल्ले में पूछा, आप यहाँ रहते हैं? मैंने कहा हाँ. लेखक को टिकट देकर खुशी से कुछ बातें की. टिकट बाबू आराम से कुछ करने का अनुभव भी हुआ. लौटकर ज़रूर दर्शन दीजिएगा, उसने वहीं से नमस्कार करते हुए कहा और उत्साह से खड़ाखट टिकट काटकर भीड़ छानना शुरू कर दिया. फिर से मिलने का वादा करके लेखक की विदा की और फिर उत्साह से टिकट देना जारी रखा. छोटी सी घटना है, लेकिन ये सबक सिखाती है. बात तो सच थी कि टिकट बाबू का काम बहुत बढ़ गया था. युद्ध के कारण सभी महकमों का यही हाल है. जिन्होंने ताने कसे उनके खिलाफ उसका दिल कड़ा हो गया. सबक माने लेसन, पाठम. महकमा, विभाग, डिपार्टमेंट के खिलाफ, के विरुद्ध. ये छोटी सी घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है. युद्ध के कारण सारे के सारे विभाग में काम बढ़ गया था. टिकट बाबू का हाल भी कुछ भिन्न नहीं था.
लेकिन सच्चाई जाने बिना लोग शोर मचाते रहे. ഈ സംഭവം ചെറുതാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പാഠമുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യമറിയാതെ പ്രകോപിതരാകരുത്. जरा बताइए टिकट बाबू का काम क्यों बढ़ गया था? युद्ध के कारण काम बढ़ गया था. मैंने सहानुभूति दर्शाई तो उसका हृदय मोम सा हो गया और उसने केवल मुझे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी जल्दी जल्दी टिकट देना शुरू किया. सहानुभूति के उन थोड़े से शब्दों ने उसे नई ताकत दी. मोम का मतलब है मेरुग, ताकत माने शक्ति. लेखक के सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार से ऑफिसर का हृदय भर गया. वह लेखक को ही नहीं बाकी सबको भी जल्दी ही टिकट देने लगा. लेखक की अच्छी बातों ने उसको नया जोश प्रदान किया. मेरे शब्द महज उसे खुश करने के लिए नहीं कहे गए थे, सच्चे हृदय से निकले थे और वह बाबू भी उस सच्चाई को समझ गया. उस पर उनका तुरंत असर हुआ. हो सकता है उसके मन को उन शब्दों से कुछ सांत्वना मिली हो और मुझे क्या कीमत देनी पड़ी? कुछ नहीं. महज का मतलब है सिर्फ, ओनली. कीमत, मूल्य. लेखक उन्हें खुश करने को नहीं कहा था, सच्चाई समझकर सच्चे दिल से बातें की थी. लेकिन उनके कुछ शब्दों ने उस ऑफिसर पर गहरा प्रभाव डाला. मन में शांति और एक तरह का आश्वास भी मिला. कुछ भी नष्ट किए बिना ही ये सब हुआ था. हम कैसे दूसरों को खुश कर सकते हैं? सच्चे दिल से सांत्वना देने पर वे खुश होते हैं. तो एक बार फिर कहिए, लेखक कहाँ जा रहा था? जी, लेखक मुंबई जा रहा था. गाड़ियों की संख्या कम थी. क्यों? लड़ाई के कारण गाड़ियों की संख्या कम थी. बिल्कुल ठीक ही कहा आपने. लेखक के शब्दों का अजीब असर पड़ा. किस पर? जी, जरूर टिकट बाबू पर. टिकट बाबू को नई ताकत कैसे मिली? लेखक के सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार से उनको नई ताकत मिली. अच्छा, तो हम अब गृहकार्य की ओर चले. गृहकार्य में आपको एक वार्तालाप लिखना है. संभ्रांत महिला रेलगाड़ी से कुछ चीज़ें बाहर फेंकती जा रही हैं. तब सहयात्री और संभ्रांत महिला के बीच का संभावित वार्तालाप तैयार करें. आज भी वह रकम अमेरिका के ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है. वह रकम अपने वर्तमान अनुभवों का आत्मकथा के रूप में जिक्र करती है. वह आत्मकथांश लिखे. सहायक सूचक. समाज की पूंजी अमीरों के हाथों में. पूंजी का समुचित वितरण से समाज का संतुलन. ज़रूरतमंद के हाथों में पूंजी का 100 गुना മൂല്യ. ഓർക്കുക, അമേരിക്കയിലെ ആ $20 തൻ്റെ അനുഭവം ആത്മകഥയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ठीक है, आप विषय को अच्छी तरह याद में रखकर लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है बच्चों, हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे. धन्यवाद.